नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका भारत का इतिहास। आज जो आपका टॉपिक होगा वो होगा आपका प्राचीन मध्य भारतीय साम्राज्य। तो जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है, निम्नलिखित में से किसने शक राजा नहपान को पराजित किया और सातवाहन शक्ति को पुनर्जीवित किया था। तो सबसे महान शासक आता है सातवाहनों का, वो है गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये आपने याद रखना है। अगर देखा जाए संस्थापक है सिमुक, संस्थापक सातवाहन शक्ति का या सातवाहन साम्राज्य का। सातवाहनों के अगर बारे में बताऊं तो सातवाहन शासक वो थे जिन्होंने शीशे के सिक्के चलाए थे, शीशे के सिक्के। और दूसरी बात आपने याद रखनी है, सातवाहन शासक वही है जिनके अभिलेखों में देखने को मिलेगा कि उन्होंने भूमिदान की है। तो लिखा हुआ है सातवाहन राजवंश की अगर बात करें तो लगभग 200 वर्ष तक ये था, 60 ईसा पूर्व से लगभग 225 ईस्वी तक। सिमुक जो था सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है। और इनकी शुरुआती जो राजधानी थी वो गुंटूर जिले में अमरावती, आपने देखा होगा जो आज के टाइम पे आंध्र प्रदेश की राजधानी है, उस तरफ थी। बाद में ये राजधानी प्रतिष्ठान, जिसे पैठन भी कहा जाता है, वहाँ पर स्थानांतरित कर दी जाती है। हाल 17वें शासक है सातवाहन वंश के, जिन्होंने गाथा सप्तशती लिखी है। ये कई बार पेपरों में पूछी जाती है किताब इनकी, ये आपने याद रखना है। और इस पार्ट में अगर देखा जाए तो प्रेम गीत शामिल है। ज़्यादातर वैसे भी साउथ के जो राजवंश थे, जो किताबें लिखी जाती थी वो लव स्टोरी होती थी, ज़्यादातर लव स्टोरीज। अच्छा, गौतमीपुत्र सातकर्णी की बात करें, 23वें शासक थे। और इनके बारे में जो बोल सकते हैं जानकारियाँ प्राप्त होती हैं वो इनकी माता गौतमी बलश्री, पूरा नाम जो था वो था गौतमी बलश्री। तो ये जो शासक थे ये अपनी माँ के नाम पर शासन करते थे, या अपने नाम के आगे या नाम के पीछे किसका नाम लगा देते थे, सॉरी नाम के आगे किसका नाम लगा देते, अपनी माँ का नाम लगा देते। जो शासक होते थे, शासक वर्ग फॉलो करता था ब्राह्मण धर्म को, और जो महिला वर्ग होता था वो करता था बौद्ध धर्म को फॉलो करता था। अच्छा, ये वही थे जिन्होंने शक शासक थे। तो शक शासक उस टाइम पे गुजरात की तरफ थे, और ये मेनली बोले जा सकते सातवाहन शक्ति जो थी आपकी महाराष्ट्र से नीचे की तरफ थी। तो नहपान को पराजित करते हैं। पुलवामी तृतीय अगर देखा जाए तो 30वां और अंतिम शासक है, ये आपने याद रखना है। और लास्ट में क्या होता है कि सातवाहन शक्ति को ख़त्म कौन कर देते हैं, इक्ष्वाकु ख़त्म कर देते हैं। ये उस टाइम की बात है जब मौर्य काल के बाद जब आपको देखने को मिलता है कि अंतिम शासक कौन रहता है, बृहदत्त मौर्यों का। तो उसकी हत्या कौन कर देता है, पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग। और शुंग वंश की स्थापना होती है कहाँ, मगध की तरफ। उसके अलावा नीचे सातवाहन भी अपने आप को क्या कर देते हैं, स्वतंत्र घोषित कर देते हैं मौर्यों से। आपको इस तरफ देखेंगे इंडो बैक्टीरियन जिन्हें बोला जाता है, एक दिखता है अलेक्जेंड्रिया कॉकेसस की तरफ और एक दिखता है अलेक्जेंड्रिया अर्कोशिया। ये अलेक्जेंडर ने शहर बसाए थे, आपने याद रखना है। अच्छा, जैसे बताया था सातवाहनों की राजधानी क्या थी, प्रतिष्ठान या पैठन कहा जाता था। नीचे की तरफ पांड्य और चोल और चेर रहते थे। श्रीलंका को उस समय ताम्रपाणी कहा जाता था, ये आपने याद रखना, जिसकी राजधानी थी अनुराधापुर। उसके बाद जो बोल सकते हैं सुंगवंश के बाद जब आपको देखने को मिलता है कि जो सबसे बड़ी शक्ति निकल के आती है वो आती कुषाण, ठीक है। तब भी सातवाहन वहीं पर है नीचे की तरफ, पर थोड़ा सा जो इलाका है वो कुषाणों ने कब्जा मार दिया है। सबसे महान शासक कुषाण वंश के कनिष्क। इस तरफ हिंदू कुश, आपका बैक्टीरिया, पामीर, ये आपने याद रखना है। अच्छा, ये आपका कौन सा, सुंगवंश, और यहाँ पर है सातवाहन, ये आपने याद रखना है। ये अमरावती और ये प्रतिष्ठान। तो अमरावती आंध्र प्रदेश की तरफ आता है आज के टाइम पे, वर्तमान आंध्र प्रदेश में। और प्रतिष्ठान की अगर बात की जाए तो ये पड़ता है आपका कहाँ पर, महाराष्ट्र में। उज्जैन आपका कहाँ पर, मध्य प्रदेश में, ये आपने याद रखना है। और ये गिरिनगर है या गिरनार के हिल्स, ये आप जानते हैं गुजरात की तरफ है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ, गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय से जुड़े विक्रम संवत ने इसे निम्नलिखित में से किस राजवंश पर जीत के निशान के रूप में। अब देखो कन्फ्यूजन बहुत जाता है। एक विक्रम संवत आता है, जैसे हम हिंदू बोल सकते हैं हिंदू कैलेंडर माना जाता है, वो 57 ईसा पूर्व के आसपास का है। और वो थे बोल सकते हैं एक शासक थे आपके राजस्थान गुजरात की तरफ, जिनका नाम था विक्रमादित्य, परमारवंशी शासक थे। उनके नाम पे, ना कि इनके नाम पे, क्योंकि अगर चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो ये 300 ईस्वी के आसपास है, ना कि ईसा पूर्व के आसपास। अच्छा, भारत जिसको फॉलो करता है, भारतीय सरकार जिस कैलेंडर को फॉलो करती है वो शक संवत है, ये आपने याद रखना है। तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उन्होंने किसको हराया था, 60,000 शकों को हराया था।
और सकारी विक्रमादित्य की ली थी, उपाधि ली थी, याद रखना। कौन सी उपाधि ली थी? सकारी विक्रमादित्य की। भारत के इतिहास में कुल 14 विक्रमादित्य हुए, 14। उनमें से 14वां जो था उसका नाम था हेमो विक्रमादित्य, पानीपत का दूसरा युद्ध, ठीक है ना, अकबर के साथ। तो लिखा हुआ है समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी था, समुद्रगुप्त का बेटा था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा था? वी ए स्मिथ ने, ये आपने याद रखना है। और चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 414 ईस्वी के आसपास, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी इसे जाना जाता है। उन्होंने न केवल अपने पिता के साम्राज्य का विस्तार किया, बल्कि उस अवधि के अन्य शाही राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत किया। उनकी सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि शक राजाओं पर उनकी जीत थी, जो पिछले 300 वर्षों से पश्चिमी भारत में शासन कर रहे थे। इस विजय ने गुप्त साम्राज्य को व्यापार और वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध पश्चिमी तट तक पहुंचा दिया था, मतलब गुजरात की तरफ कब्जा मार लिया था। इसके अलावा मालवा और जो उज्जैन है, ये क्षेत्र भी क्या कर देते हैं? कब्जे में आ जाते हैं। और जिस विक्रम संवत की हम बात करते हैं वो है परमारवंशी शासक विक्रमादित्य का 58 ईसा पूर्व के आसपास। मैंने शायद से 57 लिख दिया, ठीक है, 58 कर लेना इसे, 58 57 कई जगह रहता लिखा हुआ, ठीक है, कई जगह 56 रहता लिखा हुआ, यहाँ पे क्या बोलते हैं, कई जगह यहाँ पे देखो 56 रहता लिखा हुआ, तो इसी टाइम पे माना जाता है लगभग लगभग। नेक्स्ट आता है हर्षवर्धन के प्रशासन के संदर्भ में श्रेष्ठी। श्रेष्ठी कहा जाता था साहूकारों को या व्यापारी वर्ग को कहा जाता था, ये आपने याद रखना है। तो हर्षवर्धन के अगर तहत प्रशासन देखा जाए, हर्षवर्धन जो शासक है वो 7वीं शताब्दी का है। तो लिखा हुआ है उन्होंने गुप्त के समान ही अपने साम्राज्य पर शासन किया। प्रशासन की मूल इकाई क्या होती थी? गाँव। राजा के अधीन कार्यालय वंशानुगत हो गए थे, मतलब बोल सकते हैं कि अगर कोई अधिकारी है तो उसका बेटा ही क्या करेगा? उस पोस्ट पे आएगा। अगर देखा जाए हर्षवर्धन के जो राज दरबारी थे हरिसेन, जिन्होंने क्या लिखी है? हर्षचरित, वो एक्चुअल में कई सारे पदों पर क्या थे? विद्यमान थे। हरिसेन एक महादंड नायक थे। महादंड नायक मतलब होता है न्यायिक अधिकारी, ठीक है ना। और हरिसेन को ये जो पद था अपने पिता से मिला था विरासत में। इसके अलावा हरिसेन के पास कुमार मात्य संग्रह विग्रह का ये पद भी थे, ये आपने याद रखना है। श्रेष्ठी जो बोला जाता मुख्य साहूकार या व्यापारी वर्ग को, सार्थवा व्यापारी कारवां के नेता को कहा जाता था। प्रथम कुलिका मुख्य शिल्पकार और कायस्थ शास्त्रियों के प्रमुख को कहा जाता था, तो ये आपने याद रखना है। सार्वजनिक अभिलेखों का जो रखरखाव करता था हर्ष शासन की एक महत्वपूर्ण क्या थी? विशेषता थी। हर्ष का जो शासन काल है वो 606 से 647 ईस्वी के आसपास है। हर्षवर्धन के शासन के दौरान कन्नौज को जीतकर, अच्छा पहले जो राजधानी थी हर्षवर्धन की वो थानेश्वर थी। थानेश्वर पड़ता आपका हरियाणा में। बाद में ये राजधानी स्थानांतरित कर देते हैं कन्नौज। कन्नौज पड़ता आपका यूपी में। गौड़ वंश के शासक रहते हैं शशांक, उनको हराते हैं और बंगाल बिहार उड़ीसा के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण करते हैं। साथ ही साथ असम के शासक जो कामरूप जो बोला जाता था असम को, उस समय याद रखना असम का पुराना नाम है कामरूप, वहाँ के शासक भास्कर वर्मन के साथ मित्रता भी करते हैं। गुजरात के जो वल्लभी राजा रहते हैं ध्रुव भट्ट, उनको भी हरा देते हैं। और बाद में क्या कर देते हैं कि अपनी बेटी की शादी ध्रुव भट्ट से कर उसके साथ भी एक समझौता कर लेते हैं। हर्षवर्धन को उत्तरापथ स्वामी भी कहा जाता है, ये आप याद रखना कि उत्तरपथ मतलब उत्तर भारत का बोल सकते थे सम्राट थे। दक्षिण की तरफ जब अपना दक्षिणापथ अभियान चलाते हैं तो नर्मदा के पास बादामी के चालुक्य जो रहते हैं, बादामी आपका कहाँ है? कर्नाटक में, जिसे वातापी भी कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय से वो हार जाते हैं, जिसका विवरण आपको फैनसांग के यात्रा वृत्तांत में मिलता है। फैनसांग किसके टाइम पे थे? हर्षवर्धन के टाइम पे ही थे, ठीक है। और हैंसॉन्ग ने अपनी किताब में क्या किया है कि हर्षवर्धन की न्याय उदारता का जिक्र किया, उनकी सराहना की है। तो ये आपका हर्षवर्धन का साम्राज्य। हर्षवर्धन के साम्राज्य आपको दिखेगा ये बीच वाला जो गुलाबी कलर में। इसके अलावा कौन कौन से वहाँ पे देखने को मिलते थे? गुज्जर भी थे उनके टाइम पे। उसके अलावा आपको देखने को मिलेगा भोजराज भी थे। इसके अलावा चेर, पांड्या, पल्लव भी थे, कलिंग भी था। तो यह भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मौर्य काल के बाद के विजेता अर्थात यूनानियों, शक, पार्थियन और कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? अच्छा, मौर्यों के बाद मौर्योत्तर काल जो आता है उसमें ये प्रमुख रहते हैं यूनानी, शक, पार्थियन जिन्हें बोला जाता है, पहलव और कुषाण। तो लिखा उन्होंने भारत में अपनी पहचान खो दी और पूर्ण रूप से भारतीयकृत होते। बिल्कुल सही, भारतीय देवताओं की पूजा करने लग गए थे। उन्हें द्वितीय श्रेणी के क्षत्रियों के रूप में जाना जाता था। बिल्कुल सही, उन्होंने वैष्णववाद को अपने धर्म के रूप में स्वीकार किया और शैव धर्म को त्याग दिया। नहीं, दोनों को अपनाया था, वैष्णव को भी अपनाया था, शैव धर्म को अपनाया था, इसके साथ साथ बौद्ध धर्म को भी अपनाया था, जिसका प्रमाण मिलता है कुषाणों में कनिष्क के टाइम पे।
प्राचीन भारतीय, तो ये गलत हो जाएगा आपका, तो ये आंसर बन गया। प्राचीन भारतीय इतिहास के किसी अन्य काल में विदेशी व्यक्तियों को भारतीय समाज में इतने बड़े पैमाने पर आत्मसात मतलब घुलते मिलते हुए नहीं देखा गया, तो बिल्कुल सही है। पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है मौर्य काल के बाद यूनानियों, शक, पार्थियनों और कुषाणों के आगमन का घटनाक्रम इस प्रकार है। यूनानी, शक, पार्थियन, कुषाण और अंततः भारत में अपनी पहचान खो देते हैं, इसलिए समय के साथ क्या कर देते हैं, भारतीयकृत हो जाते हैं। क्योंकि उनमें से अधिकांश विजेता के रूप में आए थे, उन्हें भारतीय समाज में एक योद्धा वर्ग के रूप में अवशोषित किया गया था, तो उन्हें क्षत्रिय मान लिया गया। ब्राह्मणवादी समाज उनकी नियुक्ति को एक जिज्ञासु तरीके से समझाया गया था। विधिदाता जो आपके मनु है ने कहा है कि शक और पार्थियन क्षत्रिय थे जो तत्कालीन कर्तव्यों से पथभ्रष्ट हो गए थे। दूसरे शब्दों में उन्हें द्वितीय श्रेणी के क्षत्रियों के रूप में जाना जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के किसी अन्य काल में विदेशी व्यक्तियों को भारतीय समाज में इतने बड़े पैमाने पर आत्मसात नहीं किया गया जितना कि वह मौर्य काल के बाद हुए थे। मौर्य काल के बाद के धार्मिक घटनाक्रम इस प्रकार है। कुछ विदेशी शासक जैसे वैष्णववाद, विष्णु की पूजा में, जैसे हेलोडोरस का था आपका। हेलोडोरस का एक गरुड़ स्तंभ है, और गरुड़ आप जानते हैं किसका है, वाहन है भगवान विष्णु का, तो उस पर नाम मिलता है। ये आपका देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश की विदिशा में। तो वासुदेव के सम्मान में 2री शताब्दी ईसा पूर्व में एक स्तंभ स्थापित किया था। प्रसिद्ध यूनानी शासक जो आपका देखने को मिलेगा मिनेंडर, वो बौद्ध अनुयायी बन गया था। कुषाण शासक थे, वो शिव और बुद्ध दोनों की पूजा किया करते थे, और ये चीज़ उनके सिक्कों में दिखाई देती थी। कुषाण वो है जिन्होंने सर्वाधिक शुद्ध मात्रा में सोने के सिक्के चलाए थे, 124 ग्रेन के आसपास। 1 ग्राम में लगभग आपका 15.5 ग्रेन के आसपास होता है, ठीक है ना। तो ये बता चुका हूँ मैं। ये आगे इंडो बैक्टीरियन आ गए, ये आपके कौन सा आ गया, यहाँ पर शुंग वंश था। शुंग वंश के बाद आपको देखने मिल गया यहाँ यहीं पर कुषाण वंश पूरी तरीके से फैल जाता है। सातवाहन बता चुका हूँ। ये आपके पार्थियन है, ठीक है ना, इंडो जिन्हें बोलता है इंडो पार्थियन बोला जाता है, तो ये आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किस राजा के शासनकाल में गांधार शैली की कला विकसित हुई थी? कुषाण, खासकर कनिष्क के टाइम पे 2। एक गांधार शैली विकसित होती है और एक होती है आपकी मथुरा शैली विकसित होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, हालांकि आप इसे जूम करके देख लेना, तो मैं पढ़ लेता हूँ। 3 शैली आपको देखने मिलेंगी, गांधार कला शैली और कुषाण कला शैली, ये दोनों कुषाणों के टाइम पे, और एक अमरावती देखने को मिलेगी। अमरावती शैली देखने को मिलेगी, ये सातवाहन शासकों के टाइम पे देखने को मिलेगी, उसी टाइम पे सेम पीरियड में। तो लिखा हुआ है कि अगर देखा जाए तो गांधार कला शैली क्या है कि इसे इंडो ग्रीक भी बोला जाता है, क्योंकि थोड़ा सा यूनान का भी इसमें प्रभाव देखने को मिलता है, तो भारतीय यूनानी कला बोला जाता है गांधार शैली को, ये आपने याद रखना है। मथुरा कला शैली को स्वदेशी शैली के रूप में जाना जाता है, और अमरावती भी स्वदेशी है। इसके अलावा आप देखेंगे तो जो गांधार कला शैली है उसमें नीले दूसर जो बलुआ प्रस्तर होते थे उनका उपयोग किया जाता था। इसके अलावा प्लास्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप जूम करके पढ़ लेना। मथुरा शैली में आपको धब्बेदार लाल, तो इसमें ब्लू है, इसमें कैसा है, मथुरा वाले में कैसा है, रेड, लाल बलुआ प्रस्तर। और अमरावती में आपका कैसा है, अमरावती में आपको दिखेगा कौन सा, संगमरमर, ठीक है ना। तो याद कर लेना, गांधार में ब्लू है, मथुरा में कैसा है, रेड है, और अमरावती में संगमरमर है। इसके अलावा देखा जाएगा कि अगर गांधार कला शैली की बात करें, केवल और केवल बौद्ध चित्रकला से संबंधित है। मथुरा शैली का संबंध जैन, हिंदू और बौद्ध तीनों से है, और अमरावती में बौद्ध का प्रभाव ज़्यादातर देखने को मिलता है। गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली दोनों को कुषाण शासकों ने संरक्षण दिया था, यहाँ पे लिखा हुआ है, जबकि अमरावती को किसने दिया था, सातवाहन शासकों ने दिया था। अच्छा, विकसित आप जानते हैं गांधार किस तरफ है, पाकिस्तान की तरफ है, तो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत की तरफ है। मथुरा आप जानते हैं किस तरफ है, उत्तर प्रदेश की तरफ है, ये आप याद कर सकते हैं। और अमरावती आंध्र प्रदेश की तरफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं कि बुद्ध की प्रतिमाएं किस प्रकार थी। तो लिखा हुआ है गांधार स्कूल ऑफ आर्ट का विकास 1वीं शताब्दी ईस्वी में कुषाण सम्राट कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। शक और कुषाण दोनों गांधार स्कूल के संरक्षक थे, जो मानव रूप में बुद्ध के पहले मूर्तिकला प्रतिनिधित्व के लिए जाने जाते हैं। ये मानव रूपी बुद्ध की पूजा कौन करते हैं, महायान संप्रदाय करता है बुद्ध की मूर्ति रूप में पूजा, ये याद रखना। और ये महायान संप्रदाय हीनयान से अलग हुआ था कब, तो ये देखने को मिलता है कनिष्क के टाइम पे, चौथी बौद्ध संगति, जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी उसमें। गांधार स्कूल की कला मुख्य रूप से महायान थी और ग्रीक रोमन प्रभाव दिखाती है, बिल्कुल सही है। कला की यह शैली महायान बौद्ध धर्म के साथ निकटता से जुड़ी हुई थी, और इसलिए इस कला का मुख्य विषय क्या था, भगवान बुद्ध और बोधिसत्व था। बोधिसत्व में भगवान बुद्ध के बोल सकते हैं कि जन्मों के बारे में, या बोल सकते हैं पूर्व जन्मों के बारे में लिखा हुआ है, उनके अवतारों के बारे में आता है।
इस प्रकार यह अनुमान लगाया जा सकता है कि विचार और गर्भाधान में यह शैली भारतीय थी और निष्पादन में यह कैसी थी, विदेशी थी। कला की गांधार शैली का एक उदाहरण बामियान बुद्ध की मूर्ति है जो आपको दिखेगी अफगानिस्तान में। अब तो काफ़ी ज़्यादा तोड़ दी थी जो बोल सकते हैं तालिबान ने। यह ज़्यादातर अफगानिस्तान के क्षेत्रों में फलता फूलता है और उत्तर पश्चिम भारत को प्रस्तुत करता है। प्रमुख जो क्षेत्र तक्षशिला, पेशावर, बेग्राम, बामियान, जिस अवधि के आसपास गांधार कला का उत्कर्ष हुआ था वह पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर चौथी शताब्दी ईसा पूर्व तक कहा जा सकता है। ठीक है, कुषाणों को बता दीजिए सिल्क रूट है आपका, जिसमें चोक पॉइंट जो बोल सकते हैं जहाँ पर कनिष्क ने सिल्क रूट का निर्माण करवाया था, तो एक जगह थी आपकी कौन सी, मथुरा, और दूसरी जगह थी आपकी कौन सी, गांधार। तो ये सिल्क रूट के लिए जाने जाते हैं, बोल सकते हैं रेशम मार्ग की स्थापना कनिष्क के द्वारा की गई थी। तो ये आप देख लेंगे, यहाँ पे गांधार है और यहाँ पे मथुरा है। तो ये सिल्क रूट आपका जो रेड कलर में आपको दिख रहा है। इसके अलावा कुषाण एम्पायर यहाँ पर क्या करता था, कुषाण एम्पायर को जो आपको दिख रहा है ना पीले कलर का, यहाँ पर था इनका शासन। तो यहाँ से चुंगी वगैरह वसूल कर लेते थे चीनियों से, क्योंकि चीन से बोल सकते हैं, ये चीन से आपका रेशम जाता था किस तरफ, यूरोप की तरफ। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रतिहार राजा मिहिर भोज के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पाल शासक धर्मपाल ने मिहिर भोज को पराजित किया था, बिल्कुल सही है। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल होता है, त्रिदलीय संघर्ष किसके लिए, कन्नौज के लिए, उसमें भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी, बिल्कुल सही है। वराह बोला जाता है भगवान विष्णु का अवतार है और भगवान विष्णु का ये तीसरा अवतार है। तो भोज, इससे पता लग जाता है कि ये जो थे ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। ठीक है, भोज का उत्तराधिकारी महेंद्र पाल था। तो आंसर सारे हो जाएंगे उपयुक्त सभी। पढ़ लेते हैं इनके बारे में। तो मिहिर भोज एक महान शासक, यह भोज प्रथम बोला जाता है, तो भारत के गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। उनके पिता का नाम रामभद्र था, ये आपने याद रखना है, और वे 5वें शासक थे। अगर देखा जाए तो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो संस्थापक है वो नागभट्ट प्रथम है, ये आपने याद रखना है। और मिहिर भोज के बारे में ज़्यादा उनके निजी जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। उनका जो ग्वालियर प्रशस्ति, ग्वालियर आप जानते हैं मध्य प्रदेश में, शिलालेख नागभट्ट से लेकर रामभद्र उनके पिता तक के सभी प्रतिहार राजाओं की वंशावली देता है। भोज विष्णु के भक्त थे और उन्होंने आदि वराह विष्णु के अवतार की उपाधि धारण की थी। उनके सभी शिलालेख विष्णु को प्रमाण से शुरू होते हैं, प्रणाम से शुरू होते हैं। मिहिर भोज को 880 के दशक के अंत में महेंद्र पाल प्रथम ने उत्तराधिकारी बनाया, जो उत्तर बंगाल पर विजय प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े थे। सैन्य वृत्ति की अगर बात करें तो जब मिहिर भोज ने अपनी आजीविका की शुरुआत की थी तो उनके पिता रामभद्र को मिली हार और पराजय ने शाही गुर्जर प्रतिहार परिवार की प्रतिष्ठा में काफ़ी कमी ला दी थी। उसने बंगाल के पाल साम्राज्य पर आक्रमण किया लेकिन धर्मपाल से हार गया था। फिर उसने अपने साम्राज्य के दक्षिण में प्रदेशों को जीतने के लिए एक अभियान शुरू किया और सफल रहा। भोज ने पाल राजा नारायण पाल और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय को हराया था। उसने धीरे धीरे प्रदेशी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश पर विजय प्राप्त की और साम्राज्य का पुनर्निर्माण करवाया। बुंदेलखंड के चंदेलों ने उनकी बोल सकते हैं आधिपत्य को स्वीकार कर लिया था। भोज विजेता होने के साथ साथ एक महान राजनयिक भी थे। मिहिर भोज के सैन्य कारनामों के एक साम्राज्य बनाया जो हिमालय की तलहटी से लेकर मध्य भारत में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। सिंध के अरबों की सीमा से लेकर बिहार तक, जहां उसके उत्तराधिकारी महेंद्र पाल प्रथम के 6 शिलालेख मिलते हैं, फैला हुआ था। सिंधु, मुल्तान, लता, बंगाल में उनकी सैन्य जीत यकीनन उनके स्वर्गीय शास्त्रीय हिंदू युग में सर्वश्रेष्ठ सैन्य नेताओं में से एक बनाती है, जहां उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य पर शासन किया जो गुप्तों के आकार के करीब था। कन्नौज नई प्रतिहार राजधानी, शिक्षा और हिंदू धर्म का भी केंद्र बन गया। धर्मपाल की अगर बात करें 780 से लेकर 815, पाल वंश का एक महान शासक था जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई थी। नालंदा, हाँ, धर्मपाल नहीं, नालंदा नहीं, विक्रमशिला, ये लिखा हुआ है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाई थी। नालंदा बनाई थी कुमारगुप्त ने, कुमारगुप्त, इन्होंने बनाई थी नालंदा, ये भी बिहार में। ठीक है, अच्छा, ये आपका गुर्जर प्रतिहार वंश, ये आपको देखने को मिलेगा, ये अपने पीक पे है भोज के टाइम पे। नीचे की तरफ आपको दिखेंगे राष्ट्रकूट, जिनकी राजधानी थी मान्यखेत, और एक और इनके प्रतिद्वंदी थे जो थे पाल। तो ये कन्नौज है, यहाँ पर लिखा है कन्नौज। कन्नौज काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल लैंड था, मैंने बताया था हर्षवर्धन की राजधानी में रहा। तो गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल इसके लिए लड़ते हैं, लगभग 200 साल तक लड़े थे। ठीक है ना, 750 से 900 ईस्वी तक लड़े थे, जिसमें अंतिम रूप से विजय किसकी होती, गुर्जर प्रतिहार पर। कुछ फायदा नहीं होता है, ये आपने याद रखना है। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कई बार पेपरों में पूछ लिया जाता है कि जो प्रथम चरण स्टार्ट होता है त्रिपक्षीय संघर्ष का, तो उसमें पाल शासक रहते हैं धर्मपाल, फिर रहते हैं प्रतिहार शासक वत्सराज, और रहता है राष्ट्रकूट शासक कौन, ध्रुव। तो ये पेपर में पूछा गया था कि कौन जीतता है शुरुआत में, तो ध्रुव जीते थे, राष्ट्रकूट जीत जाते हैं। उसके बाद आपके कौन जीतते हैं, गुर्जर प्रतिहार नागभट्ट द्वितीय जीतते हैं। उसके बाद फिर से राष्ट्रकूट गोविंद तृतीय, मतलब पाल लगातार हारते हुए चलते हैं। क्लियर बात समझ में आ गई, पाल लगातार, पाल कहीं पर भी नहीं जीत रहे। ठीक है ना, और लास्ट में कौन है, तो आपको प्रतिहार जीतते हुए दिखेंगे रामभद्र और मिहिर भोज।
और अंतिम रूप से देखने मिलेगी कि राष्ट्रकूटों को शुरुआत में तो सफलता मिली है, पर अंतिम रूप से जो विजय रहे हैं वो कौन रहे हैं आपके प्रतिहार शासक, जिसमें महेंद्रपाल और महिपाल आते हैं। तो एक तो ध्रुव का नाम याद रखना, जिसने शुरुआत में राष्ट्रकूटों को विजय दिलाई, और अंतिम में नाम याद रखना महेंद्रपाल, जिसकी भी बात हो रही थी, जब अंतिम रूप से कौन जीतते हैं, गुर्जर प्रतिहार जीतते हैं। भारत की यात्रा करने वाले इन यात्रियों को कालक्रमानुसार सही क्रम में से कौन सा सही है, मतलब सही कालक्रम रखवाना है। तो टॉमस रो आप जानते हैं किसके टाइम पे आए थे, ये आए थे जहांगीर के टाइम पे। तो ये आए थे आपके 1615 के आसपास आए थे, जहाँ तक याद है मुझे। फायान जो आया था ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे आया था, सेकंड, मतलब ये लगभग 400 ईस्वी के आसपास आया है, 400 ईस्वी के आसपास है। वैनसांग की अगर बात करें तो ये हर्षवर्धन के टाइम पे है, हर्षवर्धन के टाइम पे है, और हर्षवर्धन का टाइम लगभग 600, मान लो 606 के आसपास स्टार्ट होता है। तो साफ पता लग रहा है कि सबसे पहले फायान आया है, तो बी आएगा पहले आंसर में, पहले बी, फिर आएगा सी, और फिर आएगा टॉमस रो, फिर आएगा ए। तो बी सी ए ये आंसर हो जाएगा। पढ़ लेते हैं। फायान 337 से 422, जिसे फायान या सेही के रूप में भी जाना जाता है, एक चीनी बौद्ध भिक्षु और अनुवादक थे जिन्होंने बौद्ध ग्रंथों को प्राप्त करने के लिए चीन से भारत की यात्रा की थी। 60 साल की उम्र में अपनी कठिन यात्रा की शुरुआत करते हुए उन्होंने 399 से 412 के बीच दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पवित्र बौद्ध स्थलों का दौरा किया था, जिनमें से 10 साल भारत में उन्होंने बिताए। उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत बौद्ध साम्राज्यों का एक अभिलेख में किया। उनके संस्मरण भारत में अपरारंभिक बौद्ध धर्म के उल्लेखनीय स्वतंत्र अभिलेख हैं। वह अपने साथ बड़ी संख्या में संस्कृत ग्रंथ ले गए, जिनके अनुवादों ने पूर्वी एशियाई बौद्ध धर्म को प्रभावित किया, जो कई ऐतिहासिक नामों, घटनाओं, ग्रंथों और विचारों के लिए एक टर्मिनस एंटेक्यूम प्रदान करता है। वैनसांग की अगर बात करें तो जन्म चैन हुई, चैन यी, जिन्हें वैनसांग के नाम से भी जाना जाता है, 7वीं शताब्दी के चीनी बौद्ध भिक्षु हैं, यात्री और अनुवादक हैं। उन्हें चीनी बौद्ध धर्म में युगांतरकारी योगदान के लिए जाना जाता है। 629 से 645 में भारत की उनकी यात्रा रही है। 657 से अधिक भारतीय ग्रंथों को चीन लाने के उनके प्रयास और उनमें से कुछ ग्रंथों के उनके अनुवाद के लिए वो जाने जाते हैं। सर थॉमस रॉ 1581 से लेकर 1644, तो एलिजाबेथन और जैकोबिन काल के एक अंग्रेजी राजनयिक हैं। रो की यात्रा मध्य अमेरिका से लेकर भारत तक की है, राजदूत के रूप में। उन्होंने मुगल साम्राज्य, तुर्क साम्राज्य, पवित्र रोमन साम्राज्य में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया। 1614, मैंने 1615 लिख दिया था वहाँ पे, से 1644 के बीच कई बार हाउस ऑफ कॉमन्स में वो बैठे। रो एक कुशल विद्वान और विद्या का संरक्षक था। भारत के इतिहास के संदर्भ में कटक और स्कंदवाद शब्द निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता था? कटक होता था सैन्य शिविर के लिए। अगर आप देखें, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो कटक और स्कंदवर सैन्य शिविर और बस्तियां थी जो सातवाहनों की अवधि के दौरान प्रशासनिक केंद्रों के रूप में भी काम करती थी। सातवाहन राजवंश पुराणों, प्राचीन धार्मिक और पौराणिक लेखन पर आधारित कुछ व्याख्याओं के अनुसार आंध्र जाति जनजाति से संबंधित, इन्हें आंध्र प्रत्यय भी बोला जाता है सातवाहनों को, ये आपने याद रखना है। दक्षिणापथ यानी दक्षिण क्षेत्र में साम्राज्य बनाने वाले प्रथम दक्कन वंश से थे। अपनी शक्ति के चरम पर सातवाहनों ने पश्चिम और मध्य भारत के सुदूर क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। सातवाहन शासकों ने धर्मशास्त्रों में निर्धारित शाही आदर्श के लिए प्रयास किया था। राजा को धर्म के रक्षक के रूप में जाना जाता था। सातवाहन ने अशोक के समय में मिली कुछ प्रशासनिक इकाइयों को बरकरार रखा। जिले को अहर या अहरा कहा गया, ठीक है ना। उनके अधिकारी आमात्य और महामात्र होते थे, और कुछ सामंती लक्षण भी देखने को मिलते कि सामंती थे सातवाहन किनके, मौर्यों के। अच्छा, इसके अलावा सेनापति को प्रांतीय गवर्नर नियुक्त किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का एक सैन्य रेजिमेंट के रूप में के प्रमुख के साथ रखा जाता था। सातवाहन शासक का सैन्य चरित्र उनके शिलालेखों से कटक और स्कंदवर जैसे शब्दों के सामान्य उपयोग से स्पष्ट होता है। ये सैन्य शिविर और बस्तियां थी जो तब प्रशासनिक केंद्रों के रूप में कार्य करती थी जब तक राजा वहाँ होता था। इस प्रकार सातवाहन शासन में बल प्रयोग ने एक प्रमुख भूमिका निभाई। तो ये सातवाहन, इनकी राजधानी प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र, पहली राजधानी अमरावती। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक नागभट्ट प्रथम, ठीक है ना, ये है, ये आपने याद रखना है। तो लिखा हुआ नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे। 8वीं से 11वीं शताब्दी तक प्रतिहार राजवंश आपको देखने को मिलता है। प्रतिहारों का नाम बदलकर गुर्जर भी कर दिया गया था, इसलिए इन्हें गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। तो ये किस तरफ थे? गुर्जर के नाम पे गुजरात का नाम पड़ा, ये आपने याद रखना है। 8वीं से 11वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उन्होंने उत्तर से पश्चिम भारत पर शासन किया, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, जो उसके टाइम पे देखने को मिलता है, मेहर भोज के टाइम पे। प्रतिहार एक किलाबंदी सिंध के जुनैद के दिनों से मुसलमान की दुश्मनी के खिलाफ प्रतिहार गजनी के महमूद के लिए भारत की रक्षा के लिए एक किले के रूप में खड़े थे, जो गजनी से बचा रहे थे। निम्नलिखित तालिका प्रतिहार वंश के शासकों के संबंधित विशेषताओं को दिखाती है। जैसे सबसे पहले शासकों के नाम, तो नागभट्ट की अगर बात करें तो संस्थापक है, और राजधानी कांति कन्नौज।
वत्सराज और नागभट्ट द्वितीय साम्राज्य के विलय के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेहरबूज सबसे शक्तिशाली बोल सकते हैं प्रतिहार शासक था। उसने उसकी अवधि में जैसे काठियावाड़ जो आपका गुजरात का नीचे वाला क्षेत्र आता है ये वाला, तो ये काठियावाड़ है, ये कच्छ वाला है, और नर्मदा बिहार कश्मीर तक इसका शासन फैल गया था। महेंद्रपाल वही व्यक्ति है जो टाइपरटाइट स्क्रोल को जीतेगा, त्रिदलीय संघर्ष को जीतेगा कन्नौज के। तो मेहरबूज का पुत्र शक्तिशाली शासक बंगाल मगध पर नियंत्रण क्या कर देता है, बना देता है। तो ये गुर्जर प्रतिहार आपके। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किसका उत्कृष्ट उदाहरण देती है? तो ये संबंधित है चौलों से, ठीक है ना, जिसमें भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप में दिखाया गया। तो लिखा हुआ नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा चौल कला का एक उदाहरण है। चौल राजवंश दक्षिण भारतीय भाग में सबसे महान राजवंशों में से एक था। इनका जो बोल सकते हैं राज के चिन्ह था वो था बाघ, चौलों का, ये आपने याद रख लेना है। उनके वंश की उत्पत्ति कावेरी नदी की उपजाऊ घाटी में हुई थी। चौल के शासनकाल के दौरान समाज और संस्कृति में बहुत विकास देखने को मिला। इस अवधि के दौरान मंदिर सभी सामाजिक और धार्मिक सभाओं के केंद्र थे। मंदिर और मठ भी शिक्षा के केंद्र थे। देवी देवताओं की पूजा होती थी। अच्छा, शिव के ज़्यादा शिव उपासक थे चौल, ये आपने याद रखना है। शिव आस्थावान लोगों के लिए शक्ति का लोकप्रिय स्रोत होता था। कावेरी नदी के किनारे बहुत से शिव मंदिर उन्होंने बनाए थे। नटराज नृत्य के भगवान मतलब भगवान शिव को नृत्य मुद्रा में दिखा रखा है। हिंदू भगवान शिव ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में विशेष रूप से दक्षिण भारत में कई शैव मंदिरों में धातु या पत्थर में दर्शाया गया। चौल मूर्ति कला का एक महत्वपूर्ण कलाकृति है जो आपको कहाँ पर भी देखने को मिलेगी, नासा का जो हेडक्वार्टर वहाँ पर भी रखी हुई है। नटराज मूर्ति कला की कुछ विशेषताएं जैसे मैं पढ़ा देता हूँ आपको, आगे लिखा हुआ है मैंने। ये आपकी भगवान शिव की नटराज वाली मूर्ति अर्धनारीश्वर, जिसमें आधा शरीर नारी का और आधा शरीर पुरुष का है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे चौल मंदिरों की सजावट में मूर्तियों पर विशेष महत्व दिया गया। चौल मंदिरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि चौल मूर्ति कला का एक महत्वपूर्ण उदाहरण नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति है। उल्लेखनीय है कि एहोल की रावण पहाड़ी गुफा की मूर्ति से पता चलता है कि चालुक्य शासन के दौरान भी नटराज की मूर्ति बनाई गई थी, परंतु चौल शासन के दौरान यह कला अपने चरम पर पहुंच गई थी। जैसे इसकी कुछ विशेषताएं, ऊपरी दाहिने हाथ में डमरू है जो कि सृजन में, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको दिखेगा डमरू इस वाले हाथ में, ठीक है ना, और लिखा हुआ है जिसके सृजन की ध्वनि का प्रतीक है। संसार की सभी कृतियाँ डमरू की महान ध्वनि से ही सृजित होती हैं। ऊपरी बाएं हाथ की अगर बात करें, श्वासोत अग्नि है इस हाथ में उनके, और जो विनाश की प्रतीक है। विनाश सृष्टि का अग्रगामी है और सृजन का अपरिहार्य प्रतिरूप है। जिसका दाहिना हाथ अगर बात करें, कौन सा वाला, ये वाला, तो लिखा हुआ है ये अभय मुद्रा में जो आशीर्वाद, या आप अभय मुद्रा गौतम बुद्ध के टाइम पे पढ़ते हैं, जो आशीर्वाद दर्शाता है और भक्तों के लिए अभयता का भाव आश्वस्त करता है। निचला बायां हाथ उठे हुए पैर की तरफ इशारा करता है, नीचे की तरफ ये वाला पैर है और इसकी तरफ इशारा कर रहा है ये वाला हाथ। आगे लिखा हुआ है मोक्ष के मार्ग को दर्शाता है। भुजंग त्रिशिता मुद्रा में बायां पैर, ये वाला पैर तिरोभाव का निरूपण करता है, जो भक्त के मन से माया या भ्रम का पर्दा हटा देता है। शिव तांडव नृत्य एक छोटे बौने वामन की आकृति के ऊपर कर रहे हैं, इस वाले ये बौना यहाँ पर कर रहे हैं। बौना अज्ञानता और एक अज्ञानी व्यक्ति के अहंकार का प्रतीक है। शिव की उलझी और हवा में बहती जटाएं गंगा नदी के प्रभाव को दिखाती हैं। जो ये आपकी कौन सी जटाएं हैं, ये वाली जो जटाएं हैं पीछे की तरफ। अच्छा, आगे लिखा हुआ है श्रृंगार में शिव के एक कान में पुरुष की बाली है जबकि दूसरे कान में महिला की बाली है। वह पुरुष और महिला के विलय का प्रतीक है। इसे अक्सर क्या कहा जाता है, अर्धनारीश्वर। शिव की बाह के चारों ओर एक सांप लिपटा हुआ है और लिखा सांप कुंडली शक्ति का प्रतीक है जो मानव रीढ़ में निष्क्रिय अवस्था में रहती है। अगर इस शक्ति को जगाया जाए तो मनुष्य सच्ची चेतना को प्राप्त कर लेगा। शिव की या नटराज मुद्रा प्रकाश के एक प्रभा मंडल से घिरी हुई है, ये जो चारों तरफ आपको दिख रही है, ठीक है ना, ये वाली, जो समय के विशाल अंतहीन चक्र का प्रतीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय जय भारत।